अग्निकांड के बाद एक्शन। आपको यूपी लिए चलता हूं। उत्तर प्रदेश में कोचिंग में आग लगी थी, 15 बच्चों की मौत हुई। किसी की दम घुटने से मौत हुई, किसी की जल जाने से मौत हुई। अगली तस्वीर देखिए। उसके बाद उनकी गिरफ्तारी हुई, एक्शन शुरू हुआ। जो आरोपी हैं, जो कोचिंग के मालिक थे, इस बिल्डिंग, इस इमारत के मालिक थे, जिनकी लापरवाही की वजह से यह आग लगी और आग ने 15 जानें ले ली। और उसके बाद मौके पर खुद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंचे, अस्पताल पहुंचे। ये तस्वीर आप देख रहे हैं उस अस्पताल की जहां पीड़ित और जो लोग जले हैं वो भर्ती हैं। भैया लौट के आइएगा भैया। अखिलेश भी मौके पर पहुंचे। अब तैयारी थी एक्शन की, तो एफएसएल टीम पहुंची है। घटनास्थल पर फॉरेंसिक टीम पहुंची और साक्ष्य जुटाए। और बाकायदा सरकार ने, शासन ने एसआईटी बनाई है, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम, वो भी मौके पर पहुंची है जिस कोचिंग में आग लगी। और अब तैयारी यह है, योगी स्टाइल में उस इमारत पर बुलडोजर चलेगा जिस इमारत में आग लगी है। अग्निकांड के बाद से योगी सरकार ने कार्रवाई शुरू की। इमारत के मालिक वीरेंद्र शुक्ला समेत 5 पर नामजद एफआईआर हुई। पुलिस ने गैर इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज किया है, जिनमें वीरेंद्र शुक्ला, तुषांक कृष्ण जायसवाल और रामकृष्ण उपाध्याय के साथ सुरेश कुमार शामिल हैं। गैर इरादतन हत्या की एफआईआर के बाद 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। इनमें से 3 को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। इतना ही नहीं, 6 बड़े अधिकारियों पर भी गाज गिरी है। लखनऊ विकास प्राधिकरण के 6 अफसर सस्पेंड कर दिए गए। दावा है 14 और अफसरों पर भी कार्रवाई हो सकती है, क्योंकि जांच में पता चला है कि आग वाली इमारत अवैध थी। 2016 में उस इमारत को गिराने का आदेश दिया गया था, लेकिन दावे के मुताबिक बाद में उस आदेश को निरस्त कर दिया गया जो 2016 में दिया गया। हालांकि अब प्राधिकरण ने बिल्डिंग मालिक को नोटिस जारी किया है, 15 दिन में जवाब मांगा है। चर्चा है बुलडोजर चलेगा। उधर सीएम ने एलडीए के एक्शन रिपोर्ट के साथ उपाध्यक्ष को तलब किया है। प्रथमेश कुमार से शहर में एलडीए की कार्रवाई की पूरी डिटेल मांगी और इसी बीच 2 सदस्यीय एसआईटी ने घटना की जांच तेज कर दी है। घटनास्थल पर एसआईटी और फॉरेंसिक टीम ने सबूत जुटाए। साथ ही अस्पताल में जाकर घायलों और परिजनों से बात की गई है। करीब 7 घंटे चले पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिए गए हैं। मृतकों का लखनऊ और दूसरे जिलों में अंतिम संस्कार किया गया। सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं एडीजी और सियासतदान। बिल्डिंग के ओनर और उस बिल्डिंग में जो प्रतिष्ठान चल रहे थे, उनके ओनर्स के विरुद्ध नामजद एफआईआर की गई है। उन 4 नामजद अभियुक्त को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा रहा है और हमारी टीम इन्वेस्टिगेशन कर रही है। जिन लोगों की और संलिप्तता समझ में आएंगे, उनके आधार पर कठोर कार्रवाई उन सभी लोगों के विरुद्ध की जाएगी। सुरक्षा नियमों के पालन न होने की वजह से इतने बड़े लोगों की जान चली गई और कुछ लोग अपने व्यक्तिगत और अहंकार में किसी की सुनना भी नहीं चाहते हैं। और सच्चाई तो यह है कि जो परिवार वाले होते हैं वो अपने परिवार के सदस्यों के खोने का दुख समझते हैं। जो दुर्घटना है अग्निकांड बहुत ही दुखद है। 15 लोगों की जाने के लिए और आप राजनीति कर रहे हैं। आपकी भ्रष्टाचार की जड़ें इतनी गहरी है, उसको अभी तक हम सबको झेलना पड़ रहा है। ये बच्चे जो काल कलवित हुए हैं, ये आप ही की सरकार के कुकृत्यों का नमूना है। कृपया आप राजनीति न करें। रहा है कि आखिरकार की घटना घटी कैसे, और जो दमकल विभाग की जो गाड़ियां हैं, जो फायर ब्रिगेड की गाड़ियां जल्दी क्यों नहीं पहुंच पाई बच्चों को निकलवाने के लिए बाहर। तो कहीं ना कहीं सरकार को अपने ही इन सवालों का उत्तर खोजना चाहिए। पूरी तरीके से भ्रष्टाचार का अड्डा बना रखा है इन लोगों ने और सरकार के अधीन ये सारी चीजें हो रही हैं। सरकार को पूरी जिम्मेदारी लेनी चाहिए और इस पे जनता को जवाब देना। सरकार बस्ती वहाँ एसआईटी बनाती है, एसआईटी का कोई अलीगंज की दुर्घटना बहुत ही दर्दनाक है कि मुख्यमंत्री जी ने उसको बहुत ही गंभीरता से लिया है और स्वयं उन्होंने कल रात हाई लेवल की मीटिंग भी किया है और जांच होगा, कोई भी दोषी बख्शा नहीं जाए।
अब देखिए जरा, एक्शन शुरू हुआ अलग अलग कोचिंग सेंटर्स पर। पुलिस ने एक्शन शुरू किया, फायर विभाग ने एक्शन शुरू किया। सबसे पहले आपको यूपी के कानपुर लिए चलता हूं। कानपुर में बड़े बड़े कोचिंग सेंटर, ये लखनऊ की तस्वीर आप देख रहे हैं, कई बड़े, ये कानपुर की तस्वीर है। कानपुर में कई बड़े कोचिंग सेंटर्स पर एक्शन हुआ है। कानपुर का काकादेव इलाका आप देख रहे हैं, जहां कई कोचिंग सील कर दी गई है। कानपुर के अलावा अब आपको लिए चलता हूं गाजियाबाद। गाजियाबाद में भी कोचिंग सेंटर में पुलिस ने दबिश दी। पुलिस पहुंची है और वहां जाकर पुलिस ने एक एक चीज जांची है कि आग लगने पर क्या इंतजाम है कोचिंग में। यूपी की पुलिस एक्टिव हुई। यूपी में इतना बड़ा हादसा हुआ, उसके बाद दूसरे राज्यों में भी देखिए। खानसर का कोचिंग सेंटर पटना में भी पुलिस पहुंच गई और वहां जाकर जांचा है कि आग बुझाने के इंतजाम है या नहीं। पहले भी नोटिस दिया जा चुका है, फायर विभाग ने नोटिस दिया था। न सिर्फ बिहार, आपको पटना के बाद लिए चलता हूं राजस्थान। जयपुर में भी देखिए कोचिंग सेंटर में पुलिस पहुंची है और पुलिस ने कई कोचिंग को सील किया है। और उसके बाद देखिए पुलिस वाले बाकायदा कोचिंग में जाकर समझा रहे हैं आग लगने की स्थिति में क्या करना है। हॉस्पिटल में जा रहे हैं, स्कूल में जा रहे हैं, हर जगह पर आग लगने की कंडीशन में कभी भी बिल्डिंग के अंदर नहीं भागना है, हमेशा बिल्डिंग के बाहर कोशिश करिए। हॉस्पिटल में जा रहे हैं, स्कूल में जा रहे हैं, हर जगह पर आग लगने की कंडीशन में कभी भी बिल्डिंग के अंदर नहीं भागना है। अब आइए आपको बताऊं, न सिर्फ यूपी बल्कि देश के अलग अलग राज्यों में कोचिंग सेंटर्स पर बाकायदा चेकिंग हुई है। शायद ये और पहले होनी चाहिए थी, लेकिन हादसे से सबक लिया। उत्तर प्रदेश में 20 से ज्यादा शहरों में कोचिंग होटलों में छापेमारी हुई। वाराणसी, मेरठ, मथुरा, फर्रुखाबाद में एक्शन हुआ। 40 से ज्यादा कोचिंग और होटल को सील कर दिया गया। कानपुर में देखिए शहर में 17 से ज्यादा कोचिंग सेंटर्स पर ताला जड़ दिया गया है। कोचिंग मंडी कहे जाने वाले काकादेव में बड़ी कार्रवाई की गई। यहां कोचिंग, होटल्स और इमारतों के मालिकों ने को बुलाया गया। नियमों का पालन न करने वालों पर एक्शन लेने को कहा गया। गड़बड़ी में मिलीभगत करने वाले अफसरों पर भी कार्रवाई होगी। नोएडा में देखिए अग्निकांड के बाद बड़े अफसर मैदान पर उतरे। यहां कई कोचिंग और गेमिंग जोन पर एक्शन हुआ। नियम तोड़ने वाले संस्थानों पर ताला लटका दिया गया। प्रयागराज में खानसर के कोचिंग सील कर दी गई है। आरोप है कि कोचिंग के निर्माण में नियमों का उल्लंघन हुआ है। पटना में देखिए यूपी के साथ बिहार में भी खानसर की कोचिंग पर एक्शन हुआ है। खान ग्लोबल स्टडीज में फायर सेफ्टी विभाग ने छापा मारा। पटना की ज्यादातर कोचिंग संस्थानों में जांच की गई। जयपुर में, राजधानी जयपुर में कोचिंग में पड़ताल हुई है। फायर सेफ्टी की जांच की गई और कई संस्थानों को सील किया गया है। सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं अधिकारी और छात्र क्या कह रहे हैं। कोचिंग चूँकि ये मानक पूरा नहीं कर रहा है, सामुदायिक सुविधा भूपयोग में स्वीकृत नहीं है, इसके कोई भी मानक सामुदायिक सुविधा भूपयोग के अंतर्गत नहीं है, इस वजह से इसको सील किया जा रहा है। और इससे पूर्व हमने 3 कोचिंग संस्थान सील किए हैं, सुपर क्लाइमेक्स, टारगेट ऑन और एग्जाम। सेफ्टी को तो लेकर डर लगता है क्योंकि इन लोग का एग्जिट एक ही होता है, एंट्री भी एक ही होता है और सेफ्टी प्रोटेक्शन भी, प्रोटोकॉल भी ये लोग फॉलो नहीं करते। और यहाँ जब जो रेंट वगैरह मिलता है ना, तो पहले तो बहुत प्राइस हाई है और ये लोग प्रोटोकॉल फॉलो नहीं करते। जितना सेफ्टी रहना चाहिए उतना नहीं रहता है। बेसमेंट में जब से गवर्नमेंट का ऑर्डर है वो बंद कर दिया गया है। बेसमेंट पहले चलती थी, पहले उसको स्टोरेज बना के रखा था, बट उसको भी उन्हें अब ब्लॉक कर दिया है। सुरक्षित वातावरण है। जैसे कि आप देखेंगे तो रूम्स में भी फायर एक्सटिंग्विशर्स लगे हुए हैं। जैसे कि अगर कोई भी स्टीम वो डिटेक्ट करेंगे तो फिर पानी चालू हो जाएगा। एक्सटिंग्विशर्स है स्टेयर के साइड। पहले तो यहाँ पे जितने घर बने हैं ये आवासीय ही रहे हैं।
और फिर धीमे धीमे जैसे रोजगार बढ़ता रहा है तो यहाँ पे लोगों ने कमर्शियल एक्टिविटीज करना चालू कर दी है। जब स्पेस होएगी, मानकों के आधार पे अगर बिल्डिंग बनेगी तभी तो बच्चा या कोई इंसान निकल पाएगा। यहाँ वैसे आवासीय के बीच में नहीं होना चाहिए था और कोई दूसरा रास्ता नहीं था, ये गलत बात है। दूसरा रास्ता जरूर होना चाहिए एग्जिट के लिए उस मानक में। से बहुत कोचिंग सेंटर चल रहे हैं जिन पर इस तरीके की कार्रवाई होनी चाहिए। एक बच्चे की जान कीमत क्या 5 लाख रुपए है। जिनके परिवार के बच्चे मर गए हैं उनको क्या भरपाई करी जा सकती है? इस तरीके के जो मकान मालिक हैं इनके पर घोर कठिन से कठिन कार्रवाई होनी चाहिए। बनी है छोटी जगह, सकरी जगह में कोचिंग है, निकासी का एक रास्ता है, बच्चे फंस गए अंदर। अब बड़ी बात यह है, कोचिंग पर छापे हो रहे हैं, रेड हो रहे हैं, एक्शन हो रहे हैं, लेकिन एक लापरवाही ने 15 जिंदगियां खत्म कर दी। कोचिंग के अंदर की आपको तस्वीरें उस बिल्डिंग के अंदर की ये आप देख रहे हैं जिसमें आग लगी थी, क्योंकि अंदर न सिर्फ कोचिंग थी, कई और स्टोर्स भी थे अंदर। लेकिन जिन मां बाप ने अपने बच्चों को खो दिया उनके आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे। परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल है, बेसुध है परिवार। देखो भैया बच्ची तैयार, देखो भैया नमाज़ें बना दी, देखो भैया बता तस्वीरें वाकई हृदय विदारक हैं। कहीं चिताएं जल रही थीं, कहीं सुपुर्दे खाक किया जा रहा था छात्रों को। ये वो तस्वीरें आप देख रहे हैं। तो बेगुनाह मासूम छात्र भ्रष्ट सिस्टम की भेंट चढ़ गए। देखिए जरा कौन कौन से वो छात्र थे। आदित्य श्रीवास्तव, उम्र सिर्फ 24 साल थी, उत्तर प्रदेश के सीतापुर के रहने वाले थे। शहजान सिद्दीकी 18 साल की उम्र थी, लखनऊ के रहने वाले थे। अनामिका सामंता 30 साल की उम्र, कोलकाता की रहने वाली थी। अनुछा राय 24 साल की उम्र थी, लखनऊ की रहने वाली थी। और भविष्य शर्मा 23 साल की उम्र, हरियाणा सोनीपत के रहने वाले थे। सौमल्या बेरा 24 साल के थे, बंगाल के साउथ 24 परगना से। संयम विज 28 साल की उम्र थी, कानपुर के रहने वाले थे। सूरज सिंह 27 साल के थे, कानपुर के थे। सुखमणि सिंह सिर्फ 24 साल के थे, लखनऊ के ही रहने वाले थे। ज्योति 26 साल उम्र थी, लखनऊ की रहने वाली थी। 15 छात्रों की जाने गई। मोहम्मद अम्मार 24 साल उम्र थी, बाराबंकी के थे। ये सब लोग पढ़ने के लिए, कोर्स करने के लिए, एनिमेशन ग्राफिक्स का कोर्स करने आए थे। नीलेश कुमार 27 साल के थे, लखनऊ के रहने वाले। अनूपपुर एमपी के रहने वाले थे। जैनील चक्रवर्ती 26 साल उम्र थी। अब्दुल रहमान 22 साल के, लखनऊ के रहने वाले थे। और सागर पंत लखनऊ से थे, 28 साल उम्र थी। इन लोगों ने जब ये फंसे हुए थे तब ये अपने घर वालों को फोन लगा रहे थे। घर वालों के जहन में, उनके कानों में अभी भी अपने बच्चों की आवाजें हैं और उनके साथ बिताया वो आखिरी लम्हा है। सुखमणि सिंह, उनके पिता ने बताया करीब 2 बजे बेटे का फोन आया। उसने कहा पापा आग लग गई है, मुझे बचा लो, मैं फंस गया हूं। बड़े भाई ने कहा कि वो सुबह खुशी खुशी जॉब पर निकला था, शाम को वापस आकर घूमने की बात कही थी उसने। अचानक दोपहर में पिता को कॉल आई, फिर सब कुछ बदल गया। मोहम्मद अम्मार, ऐसा ही वाकया अम्मार के परिवार वालों ने भी बताया। कहा घटना से पहले अम्मार ने कॉल करके बता दिया था यहां सब फंस गए हैं, अब निकलने का रास्ता नहीं है। मोहम्मद शहजान, उनके भाई इजहार अली ने बताया कि शाहबाज ट्रेनिंग ले रहा था और आग लगी तो उसने फोन करके बताया कि अंदर फंसा हुआ है। जान बचाने बाथरूम में गया लेकिन फिर बाहर नहीं आ सका। आदित्य श्रीवास्तव, उनकी बहन निशा को भाई की मौत का दर्द सताता रहेगा, क्योंकि दोपहर 2:30 बजे आदित्य ने उन्हें फोन कॉल किया था, लेकिन निशा ने कहा मैं उसका कॉल रिसीव नहीं कर पाई। निशा के मुताबिक आग में उनका एक और भाई फंसा, वो कूद गया। उसने आदित्य को भी कहा लेकिन वो नहीं कूदा। आदित्य समेत 14 से 15 लोग बचने के लिए बाथरूम में बंद हो गए। अनामिका के भाई आकाश ने कहा कि वो एनिमेशन आर्टिस्ट थी। बहन उससे बात हुई
तो उसने कहा था वो जॉब पर जा रही है। अनामिका पिछले 3 साल से लखनऊ में काम कर रही थी। पिछले हफ्ते अनामिका, मैं और मम्मी पापा मनाली घूमने गए थे। ये सारी यादें हमेशा हमेशा उनके दिलों में, जहन में ताजा रहेंगी। सुनिए क्या कह रहे हैं परिवार के लोग। बस मेरा बच्चा कहाँ मिलेगा। फायर ब्रिगेड टाइम से पहुंच जाती है अपने बचाव के लिए। मेरे भाई ने अपने आप को बाथरूम में बंद कर लिया, सोचा कि बच जाएगा, पर उतनी देर में फायर ब्रिगेड पहुंच जाते तो शायद मेरा भाई हम लोग के साथ होता। वहाँ लोग वीडियो बना रहे हैं बचाव के लिए, बच्चे भाग रहे हैं, कूद रहे हैं, पर लोग दूर से देख रहे हैं। बात से कोई ये नहीं कहा कि हम कोई बचा ले। उसने बस मुझे फोन किया था, बस पापा मुझे बचा लीजिए, आग लगी। उसके बाद उसका फोन कट गया, या मुझे लगता है कि उसको ब्रीथिंग प्रॉब्लम होने लग गई या कुछ हो गया ऐसा कुछ, कि उसके बाद हम उसको कॉल करते रहे, उसने फ़ोन नहीं पिक किया। आधे घंटे में पुलिस आ गई थी, हम वही थे 1 किलोमीटर पे, हम नहीं जा पाए भैया, वहाँ नहीं जा पाए। सब सपने तो जाने दूर से, कोई उत्तराखंड से, कोई पंजाब से, कोई तमिलनाडु से, हर बच्चा दूर से आया था भैया, किसी का कोई नहीं था। वीडियो बनाने के बजाय अगर थोड़ा ध्यान दे लिए होते तो आज इतने सारे बच्चे सब बच गए होते, मेरा बेटा भी आज जिंदा होता। ये बिल्डिंगें बनेंगी उसमें मतलब कि ना फायर सिस्टम होगा ना कुछ होगा, तो कैसे हो जाएगा। मेरा बेटी चला गया, सब चला गया, कुछ नहीं। बिना देखे किसी को हम किसी के ऊपर आरोप भी नहीं ले सकते हैं, सब ऊपर वाले की होनी भी होती है कुछ। अब आपको लिए चलता हूं उस जगह पर जिस इमारत में आग लगी थी। हमारे सहयोगी अजय दुबे उस इमारत में पहुंचे, उनकी रिपोर्ट है, जरा अजय की रिपोर्ट देखिए। और सीधे अब उस फ्लोर की तस्वीर हम आपको दिखाएंगे जहां पर सबसे ज्यादा डेड बॉडीज मिली है। जिस जगह से ये डेड बॉडीज मिली है, और इन डेड बॉडीज के पीछे ये वो दरवाजा है जो दरवाजा खुला नहीं था, और ना खुलने के चलते तमाम डेड बॉडीज ही मिली थी। अंदर की तस्वीरें देखिए, ये गड्ढा खुला हुआ है और इसी गड्ढे से डेड बॉडीज को निकाला गया था। ये वो कंप्यूटर सेंटर है जहां पर डेड बॉडीज मिली थी, अंदर की तरफ आग नहीं थी। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं, ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर ये डेड बॉडीज मिली थी। एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम दिखा रहे हैं अंदर की तमाम। देखिए अंदर आग के बाद किस तरीके से सब कुछ बिखरा हुआ है, अंदर का असर हम आपको दिखा रहे हैं, अंदर क्या कुछ हुआ था। इसी के बाथरूम में यहाँ पर तमाम चीज़ें बिखरी हुई दिखाई दी थी। तो देखिए ये वो तस्वीरें हैं, यहाँ तक की एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो आग के अंदर देखिए कैसे यहाँ पर सब कुछ जला बिखरा है। इस कोने से बच्चे कूदते हुए दिखाई दिए थे, ये जो कोना है इसी कोने से तार को पकड़कर बच्चे कूदते हुए दिखाई दिए थे। और ये वो पूरा घटनाक्रम आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। तो अजय दुबे की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आप उस जगह से देख रहे थे जिस इमारत में आग लगी। खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर है, चढ़ावा चोरी की एसआईटी रिपोर्ट में आखिर क्या है। जिस रिपोर्ट का इंतजार था वो रिपोर्ट आ गई है, लेकिन उससे पहले देखिए बड़ा मंगल था। बड़ा मंगल पर अयोध्या में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ थी हनुमानगढ़ी में। दूसरी तस्वीर देखिए जरा कि कैसे एसआईटी रिपोर्ट तैयार हो गई और एसआईटी रिपोर्ट आज सौंप दी गई। ये एसआईटी के वो ऑफिसर जिन्होंने रिपोर्ट तैयार की है, और ये रिपोर्ट तैयार होने के बाद सौंपी जा चुकी है। लेकिन सूत्रों के जरिए जो जानकारी मिल रही है कि रिपोर्ट में क्या कुछ है वो आपको बताता हूं। एसआईटी रिपोर्ट दावा है कि चढ़ावे में चोरी के साथ ही वीआईपी दर्शन को लेकर भी सवाल है। रिपोर्ट में राम मंदिर में वीआईपी दर्शन को लेकर कोई तय मानक नहीं था। ट्रस्ट के करीबी बेहद ताकतवर हो गए थे, वो जिसे चाहते वीआईपी बनाकर दर्शन करा सकते थे, किसी को भी वीआईपी बनाकर मंदिर में पूजा पाठ करा सकते थे। और मतलब मंदिर में वीआईपी दर्शन का अलग तरह का इकोसिस्टम चल रहा था। मंदिर की व्यवस्था में लगे टिन्नू यादव जैसे लोग इसका फायदा उठा रहे थे। वो मंदिर की पूरी व्यवस्था अपने हाथ में रखकर चला रहे थे। अयोध्या राम मंदिर परिसर में सुरक्षा के कई घेरे हैं। इसमें स्थानीय पुलिस, पीएसी, सीआरपीएफ, एनएसजी कमांडो के जवान तैनात हैं। इसके साथ ही निजी कंपनियों के सिक्योरिटी गार्ड भी सुरक्षा में। इतनी सारी व्यवस्था के बीच भी ट्रस्ट के सदस्यों के लोग ताकतवर थे।
उनके एक इशारे पर कोई भी शख्स वीआईपी दर्शन कर सकता था। राम मंदिर में पैसे देकर वीआईपी दर्शन की सुविधा नहीं है। यहां आम आदमी की तरह लाइन में लगकर भगवान के दर्शन की व्यवस्था है, या फिर लोकल प्रशासन, पुलिस, मंदिर ट्रस्ट या सिक्योरिटी से जुड़े लोग अपने करीबियों या सच में वीआईपी का सुलभ दर्शन सुनिश्चित कराते हैं। राम मंदिर में इसके लिए एक फॉर्म बनाया गया है और इस फॉर्म को दर्शन से कम 24 घंटे पहले भर कर दिया जाता है। इसके बाद ही उसकी बाकायदा एंट्री रजिस्टर में की जाती है। इसके बाद उनका प्रोटोकॉल के साथ दर्शन हो पाता है। लेकिन चढ़ावा चोरी के बाद वीआईपी दर्शन भी सवालों के घेरे में। आरोप यह है कि इन वीआईपी से बिना रसीद चंदा या चढ़ावा ले लिया जाता है। कई लोगों ने आरोप लगाया कि बाद में उन्हें रसीद देने का वादा किया गया, लेकिन उनको अब तक यह रसीद नहीं दी गई। यह है एसआईटी रिपोर्ट। अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं ट्रस्ट के मीडिया कोऑर्डिनेटर। 10,000 लोग जो है प्रतिदिन पहुंच रहे हैं, यानी कि प्रतिदिन की संख्या 10-5 हजार बढ़ ही रही है। विशेष अवसरों पर यह संख्या दुगनी हो जाती है। दर्शनार्थियों की संख्या में किसी भी प्रकार की कमी नहीं है। ये जो भी विषय चल रहा है वो आंतरिक विषय है, उसके लिए श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट जो है वह जवाब देगा। लेकिन जहाँ तक हम सब भक्त हैं, हम सब दर्शनार्थी हैं, हम सब जो है कहीं ना कहीं भगवान श्री राम लला के चरणों में अपनी श्रद्धा निवेदित करते आए हैं, तो वो दिखाई दे रहा है कि किस प्रकार से लगातार जो है संख्या नित्य बढ़ती जा रही है और भगवान श्री राम लला अपने भक्तों को नित्य दर्शन भी दे रहे हैं उसी प्रकार से जैसे पहले देते आ रहे हैं। तो वीआईपी दर्शन पर एसआईटी रिपोर्ट में क्या हो सकता है वो मैंने आपको बताया। चढ़ावा चोरी पर भी एसआईटी रिपोर्ट में क्या कुछ हो सकता है। दरअसल चढ़ावा चोरी पर रिपोर्ट आई। राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर एसआईटी की शुरुआती जांच रिपोर्ट में खुलासा हुआ। सूत्रों के मुताबिक अब तक किसी को क्लीन चिट नहीं मिली। रिपोर्ट सौंपे जाने के बाद अब आगे की कार्रवाई तय होगी। दान राशि की गणना में गंभीर सवाल उठाए गए। सूत्रों का दावा है निगरानी व्यवस्था पर भी रिपोर्ट में सवाल। कुछ कर्मचारियों के खिलाफ केस दर्ज करने की सिफारिश की गई है। ये कर्मचारी कौन है, फिलहाल इनका नाम सामने नहीं आ पाया। रिपोर्ट में गणना कर्मियों के चयन पर सवाल उठाए गए। चढ़ावे की गिनती में लोगों को कैसे भर्ती किया गया, इस पर भी सवाल है। साथ ही इनके ट्रस्ट पदाधिकारियों से संबंधों की भी जांच की गई। 20 पन्नों की रिपोर्ट शुरुआती है। 150 लोगों से इसमें पूछताछ की गई है। राम मंदिर चोरी मामले में 5 आरोपियों की निशानदेही पर 2 करोड़ की रिकवरी हुई। आरोपियों में लवकुश, अवनीश, अनुकल्प, करुणे और रामशंकर उर्फ टिन्नू यादव शामिल हैं। चंपत राय के करीबी टिन्नू के घर से सोना मिला था। अनुमान के मुताबिक चोरी 200 करोड़ रुपए से ज्यादा की हो सकती है। एसआईटी ने पिछले 5 साल के चढ़ावे का ऑडिट करने की भी सिफारिश की है। चढ़ावे में अनियमितता रोकने के लिए भी सुझाव दिए गए हैं। ट्रस्ट के पदाधिकारियों की भूमिका पर सवाल उठाए गए हैं। इसमें एफआईआर दर्ज करने और ट्रस्ट को दोबारा गठित करने की सिफारिश है। सूत्रों के मुताबिक राज्य सरकार रिपोर्ट गृह मंत्रालय को भेजेगी और गृह मंत्रालय तय करेगा कि ट्रस्ट के किन सदस्यों को रखा जाए या हटाया जाए। एसआईटी ने प्रारंभिक जांच रिपोर्ट गृह सचिव संजय प्रसाद को सौंपी है और एसआईटी की जांच अभी जारी है और यह अंतिम रिपोर्ट नहीं है। इस मामले में जांच अभी आगे और जारी रहेगी और डिटेल जांच के लिए एसआईटी ने और समय मांगा है। 3 सदस्यीय एसआईटी को 15 दिन में जांच रिपोर्ट सौंपने को कहा गया था। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं कमिश्नर। रिपोर्ट सबमिट कर दी गई है। जांच अभी भी प्रचलित है। यह एक प्रथम प्रतिवेदन है, जांच रिपोर्ट का फर्स्ट पार्ट है और जांच अभी प्रचलित है। जो अभी तक जो चीजें संज्ञान में आई हैं, प्रकाश में आई हैं, उसको जो हमारी सामने आया उसको हमने अभिलिखित करते हुए अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है। ये फर्स्ट रिपोर्ट है। जो अभी हमारी फाइनल लास्ट रिपोर्ट है वो उसके बाद प्रस्तुत की जाएगी। ये हम प्रयास करेंगे कि 10 से 15 दिन के अंदर फाइनल रिपोर्ट भी प्रस्तुत करें। जिसके पास भी आरोप है कृपया कैमरे पर जाएं, उनकी स्वतंत्रता है, लेकिन एसआईटी के सामने जरूर जाएं। और मैं एसआईटी से भी निवेदन करूंगा, जो भी इस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं उनको भी बुलाएं, उनसे पूछें कि इस विषय में तथ्य क्या है। जो सत्य पाता है दोषी व्यक्ति दंडित होना चाहिए, ये हमारा पक्का विश्वास है।